हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवी और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड पार्ट फंडामेंटल राइट्स का। फंडामेंटल राइट का फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 के बारे में देखा था, प्लस आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13 के बारे में देखा था और ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ठीक है, तो आर्टिकल 14 से 18 आता है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 आता है राइट टू इक्वालिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वालिटी बिफोर लॉ। दूसरा हमने पढ़ा था प्रोहिबिशन अगेंस्ट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तीसरा पढ़ा था पब्लिक इक्वालिटी इन द अपॉर्चुनिटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आर्टिकल 17 पढ़ा था एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 18 पढ़ा था एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है, 14, 15, 16, 17, 18 तो ये सारे हमने पढ़े थे आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक राइट टू इक्वालिटी में। अब हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 35 तक। ठीक है, आर्टिकल 19 में है हमने पढ़ा था राइट टू फ्रीडम। ठीक है, राइट टू फ्रीडम जो आता है आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 के बीच में आएगा, जिसमें आर्टिकल 19 है उसमें राइट टू फ्रीडम है। राइट टू फ्रीडम के अंदर भी छोटे छोटे कुछ और राइट्स हैं, 6 मेजर राइट्स हैं। तो पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसके अकॉर्डिंग हमारा वो काम करता है, क्या नाम है उसका, प्रेस काम करता है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन फॉर्म करने का फ्रीडम है। फ्रीडम टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था। फ्रीडम टू मूव फ्रीली, मतलब कंट्री में आप कहीं भी रह सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, उसका फ्रीडम होना। ठीक है, फिफ्थ तो है प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप चाहे तो टीचर बन सकते हो, आप चाहे तो डॉक्टर बन सकते हो, आप चाहे तो इंजीनियर बन सकते हो। ठीक है, ये सारे राइट्स हमको किस में दिए गए हैं, आर्टिकल 19 में दिए गए हैं। जो फ्रीडम से रिलेटेड जितने राइट है वो किस में दिए गए हैं, आर्टिकल 19 में दिए गए हैं। ठीक है, चलिए, जो पिकेटिंग का राइट है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स में आता है, लेकिन जो स्ट्राइक करने का राइट होता है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता है। और जो इम्पॉर्टेंट पब्लिक ड्यूटी करती है, जैसे डॉक्टर्स हुए, आर्म्ड फोर्सेस हुए, ये कभी भी स्ट्राइक पे नहीं जा सकते। जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन का काम करती है, जैसे पुलिस फोर्सेस हुए, ये कभी स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं अपने लिए। पिकेटिंग करना मतलब धरना देना, मतलब पीसफुल आप धरना दे सकते हो, जैसे किसी ग्राउंड में बैठ के, जैसे अभी किसान आंदोलन पीसफुल अगर वो प्रोटेस्ट करेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर वो वायलेंट हो जाएंगे, जैसे 26 जनवरी को काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, वायलेशन, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पूरी बिगड़ गई थी, तो वो अलाउड नहीं है। उस केस में क्या करती है गवर्नमेंट, इंटरवीन कर सकती है, पुलिस फोर्सेस क्या करते हैं, फोर्स यूज़ कर सकते हैं वो सारी चीज़ें रोकने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। पिकेटिंग राइट है लेकिन स्ट्राइक हमारा राइट नहीं है, ये याद रखिएगा। फिर मेनका गांधी केस में 1978 में ये बोला था, मेनका गांधी केस में ये डिसाइड हुआ था कि हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, इंडिया में भी क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, अब्रॉड में भी जाके हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, लेकिन हम हमारी कंट्री को कहीं पे भी क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। ना ही इंडिया में क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, ना ही इंडिया के बाहर क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब कौन, मोदी जी की जो गवर्नमेंट है, आप उसकी पॉलिसीज़ वगैरह उन सबको क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, लेकिन हमारी कंट्री के तिरंगा झंडा है, हमारी कंट्री की जो डाइवर्सिटी है, आप उसको नहीं क्रिटिसाइज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेनका गांधी केस 1978 से आया था। ठीक है, ये हो गया हमारा आर्टिकल 19। आर्टिकल 20 है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट फॉर द कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ध्यान से देखना, ये दोनों जो राइट हैं वो नेशनल इमरजेंसी जब हमारी कंट्री में लगती है उस टाइम ये दोनों राइट जो होते हैं वो सस्पेंड नहीं होते, उसके अलावा सारे राइट्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, मतलब कोई ऑफेंस किया है उसके रिस्पेक्ट में आपको प्रोटेक्शन चाहिए, तो उसके लिए आर्टिकल 20 रखा गया है। ये दोनों के लिए अवेलेबल है, सिटीजन हो चाहे फॉरेनर हो, दोनों के लिए अवेलेबल है। इसमें क्या होता है, 3 चीज़ें होती हैं। पहला होता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मतलब कभी भी जो लॉ में प्रिस्क्राइब की गई है उस पनिशमेंट के अलावा आप और अपने मन से कोई पनिशमेंट नहीं दे सकते या ग्रेटर पनिशमेंट नहीं दे सकते, वो आती है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ में। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो निर्भया वाला केस था उसमें वो जो बंदा था 18 ईयर्स में होने में थोड़े दिन थे, तो वो लॉ में लिखा हुआ है कि 18 ईयर्स के अंदर जो लोग आते हैं वो जुवेनाइल जस्टिस के अंदर में आते हैं, तो हम उसको 18 ईयर से ऊपर वाली पनिशमेंट नहीं दे सकते थे, भले क्राइम उसने उससे बड़ा किया हो। इस वजह से जब तक उसमें अमेंडमेंट नहीं करेंगे तब तक उसको हम वो नहीं दे सकते, इसलिए अमेंड करके फिर 18 ईयर्स को 16 ईयर्स किया गया है। ठीक है,
फिर बाद में सेकंड आता है नो डबल जेओपर्डाई, मतलब पनिशमेंट कांट गिव मोर देन वंस। एक ही क्राइम के लिए आप बार बार पनिशमेंट नहीं दे सकते। एक मर्डर किया है तो उसके लिए आप एक ही बार डेथ सेंटेंस दे सकते हो, बार बार नहीं दे सकते। एक ही बार उम्र कैद दे सकते हो, बार बार नहीं दे सकते। कभी भी डबल जेओपर्डाई नहीं हो सकते। पनिश कांट मोर देन वंस, एक से ज़्यादा बार पनिश नहीं कर सकते हो। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब कांट यूज एज अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। कोई इंसान खुद को एज अ विटनेस यूज़ नहीं कर सकता खुद के ही अगेंस्ट में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। ये 3 चीज़ें जिसमें हम कोई ऑफेंसेस होता है तो उसके लिए ये 3 लॉ होते हैं, ये याद रखिएगा। अगर कभी आपको कोई पकड़ के ले जाए ऑफेंस के लिए तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रेटर पनिशमेंट जो लॉ में प्रिस्क्राइब उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। एक ही पनिशमेंट को एक से ज़्यादा बार नहीं दे सकते हैं और खुद को खुद का विटनेस नहीं बना सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। इसी में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी लिया गया है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो इंडिया का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मतलब क्या होता है आपको बताती हूँ। पहला तो होता है प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब जो हमारी पार्लियामेंट लॉ बना के लेती आती है वो एक प्रोसीजर होता है पूरा। तो पहला हो गया प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब इससे लॉ तो बन गया, लेकिन इस लॉ को चेक कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट चेक करेगी, जिसको जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। उसी के बाद वो जो लॉ है वो किस में आएगा, एनफोर्स में आएगा। तो 2 प्रोसेस से होके गुजरता है हमारा लॉ। पहले तो पार्लियामेंट उसको बनाती है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट उसको एनालाइज करती है कि वो जो लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है या नहीं है और फेयर है या नहीं है, तो ही वो लॉ क्या होता है, पास होता है। इसको हम बोलते हैं प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो आर्टिकल 20 में ये फॉलो होता है। अब क्या था, गोपालन केस जो 1950 का था उसके अकॉर्डिंग जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी था वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन के लिए अवेलेबल था, लेजिस्लेटिव एक्शन के लिए अवेलेबल नहीं था। मतलब कि जो लेजिस्लेचर है हमारा, जो लोकसभा में जो लेजिस्लेशन बना रहे हैं, जो लॉ बनाने का काम कर रहे हैं, वो अगर कोई एक्शन लेकर आते हैं, कोई लॉ पास करते हैं, तो उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी अवेलेबल नहीं था। लेकिन मेनका गांधी केस कब आया, 1978 में। नेशनल इमरजेंसी लग गई थी। नेशनल इमरजेंसी में क्या हुआ था, उन्होंने लेजिस्लेटिव एक्शन का यूज़ किया था, जिसके वजह से आर्टिकल 21 को भी क्या कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था। इसलिए मेनका गांधी केस में ऐसा बोला कि आर्टिकल 21 जो है वो दोनों के लिए अवेलेबल है, लेजिस्लेटिव एक्शन के लिए और एग्जीक्यूटिव एक्शन के लिए, दोनों के लिए अवेलेबल हो गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आर्टिकल 21 में इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है RTE, राइट टू एजुकेशन को इंक्लूड किया गया 2009 में। कौन से आर्टिकल में, 21A में किया गया। अब जहाँ पे भी कैपिटल लेटर आता है अगर किसी आर्टिकल के साथ, मतलब वो अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है, ठीक है। तो आर्टिकल 21A में क्या है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी है सारे चिल्ड्रंस को जो 6 से 14 ईयर्स की एज के बीच में आते हैं। कौन सा नंबर का अमेंडमेंट था, तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 2002 का। कौन सा एक्ट था, 86 का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 2002 का, जिसके अकॉर्डिंग DPSP को फंडामेंटल राइट बनाया गया। पहले ये जो कंपलसरी एजुकेशन का प्रोविज़न था 6 to 14 ईयर्स को, वो कंपलसरी नहीं था, फ्री था। आर्टिकल 14 में लिखा हुआ था DPSP, जो पार्ट 4 में आता है, आर्टिकल 36 से 51 के बीच में, उसको अब किस में रख दिया गया है, फंडामेंटल राइट बना के आर्टिकल 21A में रख दिया है। अब DPSP और फंडामेंटल राइट में क्यों शिफ्ट किया गया, क्योंकि जो DPSP होता है वो एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट में, अगर उसका वायलेशन होता है तो एनफोर्स नहीं कर सकते हम उसको, लेकिन फंडामेंटल राइट एनफोर्सेबल है, इसलिए उसको फंडामेंटल राइट बनाया गया है। साथ में एक फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड की गई इसी के लिए, ठीक है, किसके लिए, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के लिए। 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1976 में, ठीक है। सॉरी ये जो फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी वो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड की गई थी 11th नंबर पे। लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी, जो पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड की गई थी 1976 में, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हमारा आता है आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अरेस्ट और डिटेंशन के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन चाहिए, तो क्या होता है, आर्टिकल 22 में 2 तरीके के अरेस्ट और डिटेंशन होते हैं। पहला होता है प्यूनिटिव, दूसरा होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव मतलब
जिसमें हम पनिश करते हैं आफ्टर ट्रायल, मतलब ट्रायल चलता है, कोर्ट केस चलता है, उसके बाद आप उसको पनिशमेंट देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्यूनिटिव एक्शन। दूसरा होता है प्रिवेंटिव एक्शन, मतलब डिटेन कर दिया जाता है विदाउट ट्रायल, मतलब किसी पे डाउट होता है कि ये पर्सन जो है वो कुछ ना कुछ गलत कर सकता है, तो उसको पहले ही डिटेन कर दिया जाता है, मतलब ट्रायल वगैरह कुछ नहीं होता है, उसको पहले डिटेन कर दिया जाता है 2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए, मैक्सिमम 3 मंथ के लिए डिटेन कर सकते हैं, वो मैं अभी आगे बताऊँगी। तो उसको ऑफेंस क्रिएट करने, मतलब जैसे कोई गुंडा वगैरह है, वो लग रहा है कि हाँ ये कोई लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन ख़राब कर सकता है, तो उसको डिटेन कर दिया जाए, उसके घर में लॉक कर दिया जाए, तो उसको हम बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रिवेंटिव डिटेंशन। आर्टिकल 22 में 2 पार्ट है, एक तो है ऑर्डिनरी लॉ, दूसरा है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। ऑर्डिनरी लॉ मतलब ऑर्डिनरी लॉ के थ्रू अगर आपको डिटेंशन दिया है, उसमें क्या होता है, आपको इन्फॉर्म करना होता है जो क्यों आपने इसको अरेस्ट किया गया है। ऑर्डिनरी लॉ के थ्रू अगर आप किसी को अरेस्ट करने चाहते हो तो आपको इन्फॉर्म करना होता है कि क्या ग्राउंड ऑफ अरेस्ट है, अरेस्ट वारंट लेके जाना होता है। दूसरा डिफेंड बाय द लीगल प्रैक्टिशनर, जिसको आप पकड़ के ले गए हो उसको आपको लॉयर रख सकता है अपने आप को डिफेंड करने के लिए। तीसरा होता है प्रेजेंट बिफोर मैजिस्ट्रेट विद इन द 24 आवर, जिसको आप पकड़ के ले गए हो उसको आपको मैजिस्ट्रेट के सामने लेके आना होगा 24 आवर्स के अंदर, उसके बाद ही आप उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू कर सकते हो। तीसरा, अगर वो कोई क्राइम नहीं किया, उसने मैजिस्ट्रेट ने उसको नॉट गिल्टी बोल दिया है, तो उसको आपको हाल के रिलीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, रिलीज़ करना पड़ेगा अगर गिल्टी नहीं है। ठीक है, ये तो होता है हमारा ऑर्डिनरी लॉ में। अब आर्टिकल 22 जो बोलता है प्रिवेंटिव एक्शन डिटेंशन, ये सारा जो ऑर्डिनरी लॉ है वो कवर नहीं होता है अगर कोर्ट ही उसको ऑर्डर देती है पकड़ने के लिए, या फिर कोई सिविल अरेस्ट होता है, उस केस में ये ऑर्डिनरी लॉ की ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं होती हैं। उसमें डायरेक्ट कोर्ट का ऑर्डर पास किया जाता है और इंसान को पकड़ के ले जाया जाता है। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ क्या होता है, किसी को प्रिवेंट करना है या डिटेन कर देना है उसको, तो डिटेंशन जो डिटेन किया है उस पर्सन को आप 3 महीने से ज़्यादा डिटेन नहीं कर सकते हो। ठीक है, और डिटेंशन क्यों किया गया है आपको बताना पड़ेगा डिटेनी को कि हमने आपको यूँ इसलिए डिटेन किया, ये रीज़न है। ठीक है, दूसरा अपॉर्चुनिटी अगेंस्ट डिटेंशन ऑर्डर, उसके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए डिटेंशन ऑर्डर के अगेंस्ट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, पार्लियामेंट जो होती है उसको अथॉरिटी होती है कि वो डिस्क्राइब कर सकती है कि उसके कितने डिटेंशन मंथ हैं, 2 मंथ के लिए डिटेन किया जा रहा है कि 1 मंथ के लिए किया जा रहा है कि 3 मंथ के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। आर्टिकल 22 में प्रिवेंटिव डिटेंशन देखा जाता है, किया जाता है उसमें। फिर आता है आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 में आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट आपको राइट होना। अगर आपका कहीं एक्सप्लॉयटेशन होता है, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, फोर्स्ड लेबर कराया जा रहा है, तो उसके अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का राइट किस में है, आर्टिकल 23 में है। आर्टिकल 24 में है प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द फैक्ट्री। अगर आपसे पूछा जाए कि किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग चाइल्ड को प्रोहिबिट किया गया है कि वो फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता है, अगर 14 ईयर्स से कम एज का कोई बच्चा है तो उसको आप फैक्ट्री में नहीं लगा सकते हो एज अ वर्कर। ठीक है, फिर टोटल बैन कर दिया गया था चाइल्ड लेबर का 2012 में, मतलब उसको किसी भी हजार्डस फैक्ट्री में या कहीं किसी भी फैक्ट्री में उसको काम पर नहीं रख सकते हो, टोटल बैन कर दिया गया था। इवन हाउस होल्ड वर्क के लिए भी आप 14 ईयर से कम बच्चा नहीं रख सकते हो, पर रखते हैं लोग, किसी की मजबूरी होती है तो लोग काम करते हैं। फिर आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ अच्छा, अब आ गए हमारे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन वाले आर्टिकल। ठीक है, वो कौन से हैं, आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 के बीच में। तो ये हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, उसमें हम देखेंगे आर्टिकल 25 से 28 वाले और आर्टिकल 29 to 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ठीक है, तो ये हो गया है अभी 15 मिनट का लेक्चर, तो हम इसको ज़्यादा एक्सपांड नहीं करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।